नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। 22 जिले 22 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंबाला में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में जनता दरबार लगाकर फरियादियों की शिकायतों को सुना और उनका समाधान किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट में जनता कैंप लगा लोगों की शिकायतें सुनी। विज के जनता कैंप में हमेशा की तरह आज फिर से बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, जिन पर विज ने कार्रवाई करने का काम भी किया। विज ने कहा कि आज उन्होंने जो भी शिकायतें आई हैं उन्हें सुनने का काम किया है और जो भी अंतिम शिकायत तक रहेगी उसे सुनने का काम करेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें निपटाने की कोशिश करेंगे। विज ने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जो भी 498 और 376 के पेंडिंग मामले हैं उनका जवाब दिया जाए और वो मामले पेंडिंग क्यों हैं उन पर भी जवाब मांगा जाएगा। इसके साथ साथ अनिल विज ने उन लोगों को भी आगाह किया है जो लोग विज के जनता कैंप में झूठी शिकायतें लेकर आते हैं। विज ने कहा कि उन पर भी कार्रवाई की जाएगी जो लोग झूठी शिकायतें लेकर आएंगे। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। उधर सिरसा में मीडिया से बातचीत में जेल एवं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश का बजट बेमिसाल होगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि केंद्रीय बजट आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। न सिर्फ इससे आम लोग खुश हैं बल्कि किसानों की खुशहाली के लिए भी यह बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कुशल नेतृत्व में यह बजट बनाया गया है जिससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी हरियाणा का बजट भी कुछ दिनों में आने वाला है जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी विधायकों और सभी मंत्रियों से अपने अपने हलकों के सुझाव मांगे हैं ताकि उन सुझावों को बजट में शामिल किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी, अभय सिंह चौटाला और बलराज कुंडू की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि इन यात्राओं का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, इन यात्राओं का हरियाणा में कोई असर नहीं होने वाला है। सिरसा से विजय कुमार, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। उधर भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सबसे पहले बाबा रामदेव के विवादित बयान पर कहा कि बाबा रामदेव भाजपा के न तो नेता है न कार्यकर्ता है, उनका अपना काम है और सबको बोलने का हक है। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कहा कि विपक्ष चुनाव को लेकर विदेशी ताकतों से मिलकर भ्रम फैला रहा है। विपक्ष ने पहले भी राफेल और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ऐसा कहा था। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ भी हुई है तो अमेरिका की कंपनी को क्या तकलीफ है, इसकी जांच के लिए हमारे देश में कानून और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट है। उधर रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि बीजेपी के शासन में दलितों को भरपूर सम्मान मिला है। कांग्रेस शासन में मिर्जपुर और गोहाना जैसे भयावह कांड हुए हैं और बनवारी लाल ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। तो आपको बता दें कि सीधे तौर पर ये आरोप लगाए गए हैं। बनवारी लाल ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है और सरकार उसको लेकर काम कर रही है। यानी बनवारी लाल ने साफ तौर पे कहा है कि दलितों को मुद्दे पर कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा। बीजेपी ने दलितों को भरपूर सम्मान दिया है। कांग्रेस के शासनकाल में किस तरीके की स्थिति रही उसको भी उन्होंने बताया। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये काफ़ी लंबी मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरी योजनाएं भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी उन्होंने स्वीकार की हैं तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि जो समाज है, जो दलित समाज है, शोषित वंचित समाज है, उसके पास इतना संसाधन नहीं होता है कि वो दूसरों के बराबर आकर एंटरप्रेन्योरशिप कर सके। तो इस तरह की सुविधाएं देखना समाज को, जो अंत्योदय का जो सिद्धांत माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि समाज के अंदर जो अंतिम पंक्ति पर जो आदमी बैठा उसका उत्थान कैसे हो, उसी दिशा में ये कदम। तो गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय बजट पर चर्चा को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत सांसद
दीपी वत्स और बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 25 साल के लिए देश का अमृतकाल बजट बनाया गया है। साथ ही कहा कि हरियाणा को जल्द ही एम्स की सौगात मिलेगा। रेवाड़ी में एम्स निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से केंद्र और प्रदेश सरकार को निशाना उस पर साधा है। हुड्डा ने कहा है कि बजट आम आदमी के हित में नहीं है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत के गांव बड़वासणी में पहुंचे, जहां लोक गायक रणबीर सिंह बड़वासणी के पौत्र के कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। वहीं उन्होंने बजट को लेकर कहा है कि बजट में आम आदमी, व्यापारी और मजदूर गरीब के लिए कोई भी हितकारी नहीं है। वहीं कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, वहीं निवेश में जहां 2014 में और जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा नंबर 1 होता था, आज वहीं बेरोजगारी और क्राइम में नंबर 1 हो चुका है। वहीं पैड जो सरकारी स्कूलों में सप्लाई हो रहे हैं, उसको लेकर भी जांच की मांग उठाई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला में कार्यक्रम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में जानकारी दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महंगाई व बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके अलावा राहुल गांधी की यात्रा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कुरुक्षेत्र की फौजी कॉलोनी से इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जांच से क्यों बच रही है, संसद में इस मामले पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 6 फरवरी को कुरुक्षेत्र के SBI व LIC कार्यालय के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना देंगे व इस बारे में आवाज उठाएंगे। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो उधर हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर से विवादों में आ गई हैं और इस बार सपना चौधरी और उसके भाई कर्ण सहित मां नीलम पर दहेज मांगने और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। अब की बार आरोप उनकी भाभी ने उनके भाई, उनकी मां और खुद सपना चौधरी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व अन्य मामलों के तहत मामला दर्ज कराया है, जिसको लेकर महिला थाना पुलिस ने बताया है कि 25 जनवरी को उनको लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो पलवल निवासी लड़की है उसकी शादी सपना चौधरी के भाई से हुई थी और 2018 के बाद लगातार उससे क्रेटा गाड़ी की मांग और मारपीट करते रहे और उसके साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाए गए, जिसको लेकर पुलिस ने भिन्न भिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और बताया है कि 25 जनवरी की शिकायत के बाद दोनों को आपसी सहमति बनाने के लिए भी समय दिया गया, परंतु जब सहमति नहीं बनी तो उसके बाद मामला दर्ज हुआ है। जिस मामले की जांच अभी DSP महिला थाना द्वारा की जा रही है और जैसे ही तथ्यों में आगे की जो कार्रवाई है वह स्पष्ट होगी तो उसके बाद ही आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पलवल। उधर करनाल में घरोड़ा के DSP मनोज ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। DSP ने कहा कि उन पर वाहन चढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। यमुना क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इन 5 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इस मामले में अब तक 2 डंपर जो है वो पकड़े गए हैं। उनको अब जो है यहाँ घरोड़ा पुलिस स्टेशन में लाया गया था, उनकी जो है पहचान की जा रही है। हालांकि एक डंपर पर जो है किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। माइनिंग विभाग की टीम और पुलिस अधिकारी लगातार इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी माइनिंग विभाग की तरफ से मिली है उसके अनुसार करीब 42 लाख रुपए का जुर्माना जो है इस अवैध खनन के करने वाले लोगों पर लगाया गया, क्योंकि करीब 21,000 मीट्रिक टन
रेत का अवैध खनन जो है अब तक कर लिया गया था। करीब 5 एकड़ में ये खनन जारी था। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर पर यमुना के अंदर ये अवैध माइनिंग की जा रही थी। मामले की जांच जरूर की जा रही है, लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह से पुलिस के 2 तरह के बयान सामने आए हैं वे बेहद दिलचस्प है और अपने आप में सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर सुबह जिन अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया था कि डंपर से कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन शाम होते होते पुलिस के बयान में आखिर ये नरमी क्यों आई, क्योंकि बाद में बयान दिए गए कि डंपर जो है तेज रफ्तार थे और वो तेज रफ्तार के साथ मौके से फरार हुए। इन दोनों बयानों के बाद पुलिस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन अवैध खनन माफियाओं को बचाने के लिए किस तरह की नरमाई क्यों दिखाई दी है। अब फिलहाल 2 डंपर जरूर पकड़े गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या यमुना क्षेत्र में चल रहा अवैध खनन का कारोबार बंद होगा। तो रोहतक में ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे मोनू डागर को पुलिस ने पंजाब की फरीदकोट जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है, जिसे आज कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड लिया है। दरअसल मोनू डागर वही शख्स है जिसने 2 दिन पहले रोहतक के खेड़ी साध गांव में एक ट्रांसपोर्ट के यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष व उसके मुंशी पर फायरिंग करवाई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और मोनू डागर को पंजाब की फरीदकोट जेल से आज प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। मोनू डागर पर मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के भी आरोप है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। उधर फतेहाबाद में एएसआई से मारपीट का मामला सामने आया है। थाने पहुंचे युवक को जब पुलिसकर्मी ने समझाने की कोशिश की तो युवक आवेश में आ गया और पुलिसकर्मी से ही भिड़ गया। फतेहाबाद के शहर थाना में घुसकर एएसआई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद घायल एएसआई हरजीत सिंह को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हरजीत सिंह ने बताया कि बीती रात वह थाने में तैनात था। उसी दौरान स्वामीनगर निवासी एक महिला और 5 व्यक्ति थाने में आए और मोबाइल को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाने लगे। जब एएसआई ने मोबाइल के मालिकाना हक को लेकर जानकारी जुटानी चाही तो उक्त व्यक्ति तैश में आ गए और एएसआई के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिस दौरान एएसआई की वर्दी भी फाड़ दी गई और उसे चोटें भी पहुंचाई गई। अब एएसआई की शिकायत पर एक महिला और 5 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि इन व्यक्तियों के द्वारा मेगा मार्ट में एक व्यक्ति का मोबाइल छीना गया था और उसके बाद ही ये थाने में पहुंचे थे ताकि ये पहले शिकायत दर्ज करवा सकें, लेकिन इस दौरान पुलिस कर्मचारी के साथ ही इनकी हाथापाई हो गई। फतेहाबाद से न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोगा। उधर यमुनानगर पुलिस ने 2 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जिन पर चोरी, लूट समेत दर्जनों गंभीर मामले दर्ज हैं। चोरी लूट के आरोपी पर शिकंजा। उधर महनगढ़ के सीआईए पुलिस टीम ने गांव पाली बस स्टैंड पर अवैध हथियार के साथ खड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पाली गांव का रहने वाला अजय उर्फ पुन्ना बस अड्डे पर वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है। इस पर पुलिस ने छापा मारकर युवक को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। सर आर्म्स एक्ट में पकड़ा है अजय उर्फ पुन्ना वासी पाली। हम पाली पनिहार मौजूद थे, जो गुप्त सूचना मिली कि पाली गांव का अजय उर्फ पुन्ना अवैध हथियार के साथ कोई वारदात कर सकता है। जिस सूचना को सच मानकर पुलिस पार्टी को अवगत कराकर हम मौके पर पहुंचे तो एक युवक पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा, जिसको पुलिस पार्टी की मदद से पकड़ा, काबू किया। काबू करने के बाद उसकी जेब से एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जो जिसका लाइसेंस मांगा तो पेश नहीं कर सका, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है और तफ्तीश अभी जारी। उधर झज्जर में पिछले दिनों अदालती आदेश का हवाला देकर जमीन को कस्टेडियन के जमीन बताकर
तोड़े गए पंडित श्रीराम शर्मा पार्क को लेकर ब्राह्मण समाज ने भी आक्रोश जताया है। समाज का एक प्रतिनिधि मंडल यहां लघु सचिवालय पहुंचा और उक्त मामले पर रोष जताते हुए एक ज्ञापन जिला उपायुक्त शक्ति सिंह को सौंपा है। बता दें कि ज्ञापन में कहा गया है कि पंडित श्रीराम शर्मा महान स्वतंत्रता सेनानी थे और शासन और प्रशासन से ही सालों पूर्व उनके नाम से शहर में पार्क बनवाया गया था, लेकिन पिछले दिनों उसी पार्क को कस्टोडियन की जमीन बताकर और अदालती आदेश का हवाला देकर तहस नहस कर दिया गया, जो कि न्याय संगत नहीं है। समाज के प्रधान पंडित देवराज के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बने पार्क को तहस नहस किया जाना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और इस मामले में नगर परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। जानबूझकर वक्फ बोर्ड से साठगांठ करके अदालत में मामले को ढीला किया गया है, जिसका बताया जा रहा है कि फायदा विरोधी पक्ष को मिला है। बाद में अदालती आदेश का हवाला देकर इस पूरे पार्क को तहस नहस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज को पता लगा भाई श्रीराम शर्मा जी का जो पार्क था वो अवैध तरीके से, मैं तो बल्कि ये कहूँगा नगर परिषद के सीओ की लापरवाही से, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अधीन थी। वक्फ बोर्ड ने 2-3 बार नोटिस भी दिया है, लेकिन इन्होंने फीस जमा न करवा करके अंधेरे में प्रशासन को रखा है इन्होंने। ये और किसी की नहीं। अगर सरकार सीएम साहब से मैं मांग करूँगा, अगर नगर परिषद के ईओ नांदल के खिलाफ अगर जांच करेंगे तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा और साजिश का पता लग जाएगा। क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी सभी समाज का होता है, न केवल ब्राह्मण समाज से हो, 36 बिरादरी के हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने घंटाघर चौक पर झंडा फहराया था। किस तरह से इन्होंने यातना दी। आज कुछ भूमाफिया उसके पार्क पर गिद्ध रस्टी डाले हुए हैं, अवैध तरीके से उसको कब्जाना चाहते हैं। 3-4 और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।